चलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शंस। इससे जस्ट पीछे वाला जो लेक्चर था, इन दैट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द सीरीज रिएक्शंस, है ना। हम लोगों ने समझा कि सीरीज रिएक्शंस की काइनेटिक्स को कैसे पढ़ते हैं। अब सीरीज के बाद जो दूसरा पैटर्न है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, दैट इज पैरेलल रिएक्शन। एंड नाउ लेट्स सी अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ दिस पैरेलल रिएक्शन। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, काइनेटिक्स तो ठीक है, समझना है। पहले यही समझ लें कि पैरेलल रिएक्शन दरअसल है क्या। सो लेट्स लुक एट दीज पैरेलल रिएक्शंस। क्या होती हैं समझिए। तो अगर हम पैरेलल रिएक्शन की बात करते हैं, तो जैसे सीरीज में देख रहे थे कि ए से बनता था बी, से यू स्टार्टेड विथ सम रिएक्टेंट दैट इज ए। यू स्टार्टेड विथ ए। तो यहां पर क्या होता है कि दो रिएक्शंस बच्चों साइमल्टेनियसली होती हैं, बोथ आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए। मतलब यहां क्या होगा कि एक तो ए से हम बी बना रहे हैं और एक ए से हम सी बना रहे हैं, और इन दोनों को दो अलग अलग केमिकल रिएक्शन की तरह दिख रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड रिएक्शन। So both these reactions are first order, first as well as second. और बच्चों, इन दोनों रिएक्शन के रेट कांस्टेंट्स भी गिवन है। सो दीज रेट कांस्टेंट्स आर K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली। तो यही बच्चों पैरेलल रिएक्शन है कि ए से ही एक साथ दो ब्रांचेस दिखें। अच्छा, जब सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज थोड़ा अलग हो जाता है। सीरीज में अगर आपको याद होगा तो सीरीज इस तरह से करते थे। दिस इज सीरीज, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज द सेकेंड रिएक्शन। वहां पर क्या होता है कि एक रिएक्शन ए टू बी और फिर बी से सी बनता है, लेकिन यहां दोनों ही बी और सी बोथ आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस ए। ओके, तो हम लोग पैरेलल रिएक्शन में ऐसी ही रिएक्शन को समझने वाले हैं जिसमें दोनों ब्रांचेस फर्स्ट ऑर्डर हैं। तो हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है फॉर दिस पैरेलल सिस्टम, वो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। एक तो ये दिया है कि इनिशियली ये जो ए है, विच इज द रिएक्टेंट, विच इज द मूल रिएक्टेंट, विच इज द बेसिक रिएक्टेंट। तो वो जो रिएक्टेंट है वो T इक्वल टू 0 पर उसका कंसंट्रेशन या उसका एक्टिव मास कुछ दिया रहेगा। लेट्स से दिस इज A0। अब अगेन अगर इस तरह के पैरेलल सिस्टम्स हैं तो फिर आपसे ऐसे पूछेंगे कि भाई बताइए कि आपने A0 से स्टार्ट किया और आपको इन दोनों रिएक्शन के रेट कांस्टेंट मालूम है, तो बताइए कि टी टाइम बाद आपके पास क्या क्या कितना कितना है। से दे विल आस्क द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी, देन दे कैन आस्क कंसंट्रेशन ऑफ सी आफ्टर टाइम टी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। सो दिस इज द सेटअप। और इस रिएक्शन में देखें कैसे आगे बढ़ना है। तो यहां जो गिवन इंफॉर्मेशन है, यहां बच्चों जो गिवन इंफॉर्मेशन है, तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट इज बोथ रिएक्शंस। कौन कौन सी रिएक्शंस बच्चों? ये पहली, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये दोनों ही रिएक्शंस जो है वो फर्स्ट ऑर्डर हैं। ये तो पहली बात दी हुई है, ठीक। दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी रहती है कि इन दोनों रिएक्शन के रेट कांस्टेंट, तो वो दिख ही रहे हैं, दैट रेट कांस्टेंट्स। द सेकेंड इंफॉर्मेशन इज अबाउट रेट कांस्टेंट्स। सो दीज रेट कांस्टेंट्स आर K1 एंड K2। एंड द थर्ड इंफॉर्मेशन फॉर दिस पैरेलल रिएक्शन इज दैट कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ऑफ ए, कैपिटल ए, दिस इनिशियल कंसंट्रेशन इज A0। ठीक। अब इतनी जानकारी होने के बाद क्या पूछा जाएगा? पूछा जा सकता है फाइंड से AT पूछा जा सकता है, देन BT एंड CT। तो AT, BT, CT का मतलब हुआ कंसंट्रेशंस हैं ये सारे, या एक्टिव मास कह लीजिए आप,
और ये कंसंट्रेशन है एनी टाइम टी, है ना। सो दीज आर द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। किसी टाइम टी पर आपको इनके कंसंट्रेशन चेक करने हैं कि क्या होंगे। सो दिस इज द पैरेलल रिएक्शन सेटअप। अब जैसे हम लोग बच्चों सीरीज, ये पैरेलल रिएक्शन नहीं है बच्चों, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। दिस इज द सेटअप ऑफ सीरीज रिएक्शन which we covered in previous lecture. This is not parallel. This is series pattern, or you can say this is series reaction. अब पैरेलल रिएक्शन में हम लोग आगे काम करने वाले हैं आज, तो हमें बस यही चेक करना है कि एट टाइम टी ए, बी और सी इन तीनों के कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे। तो देखो बच्चों कैसे लिखते हैं, बहुत आसान। तो बच्चों अगर फर्स्ट रिएक्शन के संदर्भ में बात करें, पहली रिएक्शन को देखें, तो पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो ए का डिकम्पोजिशन हो रहा है या ए का जो कंजम्पशन हो रहा है, दैट कंजम्पशन इज इक्वल टू K2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए इंडेक्स 1 हो जाएगा। रीजन है कि फर्स्ट ऑर्डर है। तो जो पहली रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट कांस्टेंट इनटू ए कह सकते हैं ना? अच्छा, इसी को आप कह सकते हैं लेट्स से दिस इज योर R1। पहले लिखना था वैसे R1, तो लो पहले लिख देते हैं। जो पहली रिएक्शन का रेट R1 होगा दैट इज माइनस dA/dt एंड दिस इज इक्वल टू K2A। फाइन। अब अगर हम बात करते हैं अपने सेकेंड रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा दैट इज R2। अब R2 में भी क्या है कि A का हो रहा है कंजम्पशन एंड दिस कंजम्पशन इज रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ C। तो ये भी जो है K2A है, ये भी क्या है K2A है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर K1A होगा जो कि गलती से K2 लिख दिया है। फाइन, तो ये है बच्चों K1A। अब ये जो माइनस dA/dt फर्स्ट रिएक्शन का है, सो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि वी आर हैविंग अ फॉर्मेशन ऑफ दिस बी। तो ये जो माइनस dA/dt है फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज एक्चुअली दिस इज dB/dt। और जो दूसरी रिएक्शन का माइनस dA/dt है ये दरअसल dC/dt है। पहली रिएक्शन में A के कंजम्पशन से B का बनना है और दूसरी रिएक्शन में A के कंजम्पशन से C का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ध्यान रखें कि ये बात भी समझनी है कि ये भले ही आपको माइनस dA/dt एक जैसा यहां नजर आ रहा है, यहां भी आप मन में आ सकता है कि सर ये भी आपने माइनस dA/dt लिख दिया और आपने इसको भी माइनस dA/dt लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, नहीं तो तुम्हें हो सकता है कि कुछ मिसकंसेप्शन हो जाए। आपको लगे कि एक ही चीज दो अलग अलग वैल्यूज कैसे दे सकती है ना। तो बच्चों एक काम करते हैं कि यहां माइनस dA/dt 1 कर देते हैं। फाइन, और यहां माइनस dA/dt 2 कर देते हैं। अब ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में जो A का कंजम्पशन हो रहा है दैट इज K1A, दैट रेट ऑफ कंजम्पशन इज K1A एंड दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। Similarly here this rate of consumption is K2A and this is equal to rate of formation of C। अब बच्चों अगर हम पहली और दूसरी रिएक्शन को एज अ होल कंसीडर करें और कोई कहे कि भाई ठीक है सर, अपनी जो पहली रिएक्शन है उसमें भी A का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, और अपनी जो दूसरी रिएक्शन है उसमें भी कंजम्पशन हो रहा है, इट्स फाइन। बट अगर हम ये लिखना चाहें कि A का कुल जो कंजम्पशन है उसके रिस्पेक्ट में अगर सर रेट ऑफ कंजम्पशन पूछी जाए देन व्हाट यू विल यू से, तब आपका आंसर क्या होगा। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि प्लीज सर आप हमें बताइए कि जो माइनस dA/dt नेट है, ये जो माइनस dA/dt नेट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन में A का कंजम्पशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के रेट ऑफ कंजम्पशन को वी जस्ट ऐड। हम क्या करेंगे, वी जस्ट ऐड रेट ऑफ कंजम्पशन फॉर दीज टू, माइनस dA/dt 1 एंड माइनस dA/dt 2। तो यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट दिखेगा आपको दैट माइनस dA/dt नेट जो है
its value is K1A plus K2A. Or you can say that the value is K1 plus K2A. K1 plus K2A. थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ये कंसंट्रेशन या एक्टिव मास है तो थोड़ा सा इसको बंद करके लिखना चाहिए, अब ये ठीक है। तो ये जो माइनस dA/dt नेट, इसकी जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, ये वैल्यू हो जाती है K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो अब ये थोड़ा सा, अब यहां पर थोड़ी समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है कि जैसे माइनस dA/dt हम लोग KA लिखते हैं अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट उस K की जगह, अब K की जगह क्या हो गया, ये K1 प्लस K2 आ गया बच्चों। वो जो K हुआ करता था, नाउ दैट इज रिप्लेस्ड बाय दिस K1 प्लस K2, और ये माइनस dA/dt नेट है। तो अब अगर हम ये तो ठीक मिलता जुलता वैसे ही तो हो गया जैसा कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में करते थे। अगर आपको याद हो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, देखो जरा, देखते देखो जरा, जैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते थे दैट माइनस dA/dt this is equal to Ka। so if this was the differential equation, तो इसको जब सॉल्व करते थे तो हमारे पास रिजल्ट आता था कि AT जो होना है वो दैट इज A0 और e to the power minus KT। so this is the standard practice। अब बच्चों अभी जब पैरेलल रिएक्शंस हैं तब क्या देख रहे हो, तब ये देख रहे हो कि जो माइनस dA/dt है दिस इज एक्चुअली K1 प्लस K2A। तो यही यहां पर चेंज है। आपको ध्यान यही रखना है कि ये जो K है, इस K की जगह आ गया है K1 प्लस K2। बाद बाकी तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, बाद बाकी तो जो कुछ था पहले अभी भी वही है, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है। तो यहां से जो रिजल्ट्स आएंगे या जो रिजल्ट आएगा AT का, उसमें भी बस यही चेंज होना है कि AT इक्वल टू A0 e to the power minus K1 प्लस K2T, बस इतनी सी बात। AT की वैल्यू क्या हो गई, A0 e to the power minus KT। अब K ना लिखकर K की जगह K1 प्लस K2 लिखना है। तो ये जो रिजल्ट अभी देख रहे हैं, ये बच्चों हमारे पैरेलल रिएक्शन का पहला रिजल्ट है, जो हमें ये बताता है कि आफ्टर टाइम T A का कंसंट्रेशन क्या होगा। B C का भी नंबर नहीं आया है बट A का तो नंबर लग गया। सो व्हाट दिस रिजल्ट एक्चुअली टेल्स अबाउट, इट टेल्स अस कि दिस AT, ये जो AT है, ये जो AT है, AT तो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T, दिस इज द AT। और ये हो गया अपना बच्चों पहला रिजल्ट। दिस इज योर R1, R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट। ओके, और इसको जरूर ध्यान रखें कि यहां पर हमने K की जगह बस K1 प्लस K2 लिख दिया। कई बार इन सम रिसोर्सेस और इवन वेरी गुड बुक्स यू फाइंड इस तरह से लिख देते हैं कि जो K नेट है दैट इज समेशन ऑफ दिस K1 एंड K2। अगर हम बात किसकी करते हैं, अगर बात करते हैं हम लोग पैरेलल रिएक्शंस की, तो ये जो K0 है ये K1 और K2 का समेशन हो जाता है। ठीक, अब AT की बात तो निपट गई, लेकिन B और C तो रह गए। तो पहले B और C को जरा समझें, B और C कैसे आए। तो B के लिए हम लोग चलेंगे पहली रिएक्शन के पास और C के लिए चलेंगे दूसरी रिएक्शन के पास। नए पेज से बच्चों स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों हमें अगर B की रिक्वायरमेंट है तो लेट्स सी द फर्स्ट रिएक्शन। लेट्स सी द फर्स्ट रिएक्शन। तो ये जो पहली रिएक्शन है, इस पहली रिएक्शन में गौर से देखें तो अभी हम लोगों ने लिखा था कि ये जो माइनस dA/dt है पहली रिएक्शन के लिए,
for this first reaction, this minus dA by dt is equal to this dB by dt, is equal to this dB by dt, और इसको लिख रहे थे हम लोग K1A, ठीक, इसको लिख रहे थे हम लोग K1A। अब बच्चों जरा गंभीरता से समझिए, जैसे ये तो माइनस डी ए बाई डी टी, ये तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए हो गया पहली रिएक्शन के लिए, ऐसे दूसरे के लिए भी लिखते थे। लेकिन जब इसको आप K1A लिखेंगे तो ए तो एक ही है। जैसे अगर आप पहली रिएक्शन के लिए K1A लिखें और दूसरे के लिए K2A लिखें तो वो ए तो एक ही है ना, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट से ही एक ब्रांच में बी बन रहा है और एक ब्रांच में सी बन रहा है। तो अब हम इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, इतने हिस्से पर कि जो dB by dt है, दिस इज एक्चुअली K1A। तो ये जो dB by dt है बच्चों, नाउ दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज K1, और A की वैल्यू क्या है? तो A की वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखी थोड़ी देर पहले, दैट इट वॉज A0 e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2t। तो ये है आपका A। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए। तो नाउ सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हो जाएगा dB और इधर हो जाएगा K1 A0 e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2t और सामने आ गया dt। तो अब इसको इंटीग्रेट करिए 0 से t में और इसको इंटीग्रेट करिए 0 से bt में। और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद एक सिंपल सा इंटीग्रेशन होगा एंड यू विल हैव द वैल्यू ऑफ bt, और ये वैल्यू बच्चों आपको याद रखनी है। ये वैल्यू हो जाती है K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2t। यू जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट। अगर आपको इसकी मैकेनिज्म याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया है प्यारे बच्चों, एंड somehow इफ यू फॉरगेट तो रिजल्ट तो याद रहना ही चाहिए। रिजल्ट तो याद रहना ही चाहिए। ये रिजल्ट हो गया जो हमें बताता है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी क्या होगा। बीटी क्या है? बीटी है आपका कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी। तो ये बच्चों जो रिजल्ट रहा ये हमारा हो गया R2, मीन्स रिजल्ट 2। पहला रिजल्ट था AT, नाउ द सेकेंड रिजल्ट इज BT। अब जैसे आपने ये BT लिखा है ठीक उसी तरह से आ जाना है CT। CT में बस अच्छा यहाँ A0 छूट गया है, ठीक ठीक। अच्छा इस रिजल्ट में बच्चों A0 तो छूट ही गया, तो A0 को यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, A0 भी होगा। ओके बच्चों अब बात करते हैं हम लोग दूसरे रिएक्शन की, विच इज रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन में देखिए क्या होता है। नाउ व्हेन वी मूव टू द सेकेंड रिएक्शन, तो उसमें हम लोग देख रहे थे दैट ये जो अपना माइनस dA बाई dt था फॉर द सेकेंड रिएक्शन, तो दिस वाज dC बाई dt, और इसकी जो वैल्यू लिख रहे थे सो दैट वाज K2A। तो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। एकदम सिमिलर है बच्चों, कोई फर्क नहीं है। तो अपना जो dC बाई dt है उसको हम लिखेंगे K2, और A की जो जनरल वैल्यू AT है उसको लिख देंगे विच इज A0 e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2t। अब फिर से वही सॉल्व करना होगा, इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेना होगा बच्चों। तो K2 हो गया और ये हो गया A0
ई टू द पावर माइनस k1 प्लस k2t। तो ये 0 से इसको ct में इंटीग्रेट कर दीजिए और इसको आप 0 से t में इंटीग्रेट करिए और फिर इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। सो यू विल हैव ct है सिमिलरली, बस यहाँ k2 हो जाएगा बच्चों। जो bt में k1 था तो वहां लिख रहे थे k1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, यहां लिखेंगे k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 देन a0। और जो तीसरा टर्म है वो एग्जैक्टली सिमिलर है। सीरीज जो रिएक्शंस की काइनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो उसके फॉर्मूले थोड़े से जटिल हो जाते हैं, लेकिन पैरेलल का तो बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है? इसलिए ईजी है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, दिस पोर्शन, दिस इज आइडेंटिकल फॉर बोथ ct एज वेल एज bt। चेंज केवल इस ऊपर वाले न्यूमरेटर में होना है, डिनोमिनेटर भी सेम है k1 प्लस k2। अगर आप bt लिख रहे हैं तो उस रिएक्शन का k लिखिए, और अगर आप ct लिख रहे हैं तो फिर आपको उस रिएक्शन का k लिखना होगा। हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट द ct एंड दिस इज योर थर्ड रिजल्ट। ये बच्चों अपना तीसरा रिजल्ट है और ये पैरेलल रिएक्शन की बात हो गई समाप्त। हमने देखा कि t टाइम बाद अपने पास जो at, bt या ct है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। सो दिस इज योर R3, दिस इज योर R3 एंड व्हाट इज द ct अभी बात कर रहे थे। ct क्या है? ये ct है कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। अब जैसे आपको याद हो पिछले लेक्चर में एक टर्म आया था स्टेडी स्टेट, एक टर्म आया था स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट का यहां पर कोई रोल ही नहीं है। देखो थोड़ा सा ही बगल में देख लेते हैं। स्टेडी स्टेट का पैरेलल सिस्टम में कोई रोल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्टेडी स्टेट में कुछ ऐसा पढ़ते थे कि बी जिस रेट से कंज्यूम हो या बी जिस रेट से फॉर्म हो उसी रेट से कंज्यूम भी हो। तो यहां पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहां पर कोई भी रिएक्टेंट, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंस्टिट्यूएंट, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे बच्चों वो प्रोडक्ट हो, उसका साइमल्टेनियसली कंजम्पशन और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आइदर इट इज इन द स्टेट ऑफ फॉर्मेशन और इट इज इन द स्टेट ऑफ कंजम्पशन। यहां बच्चों ए थ्रू आउट कंज्यूम होता रहेगा और ये जो बी और सी है इनका थ्रू आउट फॉर्मेशन होते रहेगा, इनका बच्चों थ्रू आउट फॉर्मेशन होता रहेगा। यहां पर स्टेडी स्टेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें फॉर्मेशन और कंजम्पशन एक साथ हो रहा हो। तो ये तो बात रही बेसिक। अच्छा बच्चों, अब ये जो bt और ct है, तो इफ यू ऐड दीज टू, लेट अस ऐड दीज टू, तो क्या होगा? दोनों में ये a0 है कॉमन, फाइन। दोनों में ये वाला फैक्टर भी कॉमन ही है, दैट इट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2t। दिस इज ऑल्सो कॉमन। ओके, दोनों में बच्चों 1 बाई k1 प्लस k2 ये फैक्टर भी कॉमन है। पहले में k1 है और दूसरे में k2 है, ये अलग अलग है। अब क्या होगा कि ये k1 प्लस k2 और ये k1 प्लस k2 निकल लिया। तो अगर हम गौर से देखें ये bt और ct का जो समेशन देखें, सो व्हाट इज दिस समेशन एक्चुअली? अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हो तो आपके पास a0 आ जाता है और उसके साथ साथ माइनस a0 e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2t यूं आ जाता है। और यू कैन से कि भाई ये जो bt और ct का समेशन है ये हो जा रहा है a0 माइनस at। तो क्या ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई। क्यों ऐसा होना चाहिए? एक्चुअली वी स्टार्ट विथ a, अब a से बन गया b और a से ये बन गया c। तो शुरुआत हमने करी थी a0 से।
अब टाइम टी बाद क्या हुआ, ए में से कुछ हिस्सा खर्च हो गया, तो कितना खर्च हुआ, तो टाइम टी पर ए का कंसंट्रेशन 80 रह गया, तो ये हुआ ए नॉट माइनस 80 इज व्हाट, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए विच एक्चुअली कंज्यूम्ड। ये क्या हुआ बच्चों, ये हुआ ए का कंसंट्रेशन जो खर्च हुआ, जो LHS है। तो ये जितना पार्ट ए का खर्च हुआ उतना ही तो बी और सी बनेगा, तो वही तो BT और CT का समेशन है। बस इतनी सी बात है प्यारे बच्चों, और कोई अलग से बात नहीं है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मेंशन कर दें कि किसका क्या मतलब है तो बढ़िया रहेगा। तो ये तो होना ही था, ये तो आना ही है, इसमें तो कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि ये जो अपना RHS है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ A which is consumed, तो जितना A खर्च हुआ है प्यारे बच्चों उतना ही तो B और C बनेगा, और ये B और C का समेशन है, और ये किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ ए विच इज कंज्यूम्ड एंड विच कन्वर्टेड इनटू बी एंड सी। कंज्यूम्ड के साथ साथ ये भी लिख सकते हैं विच कन्वर्टेड इनटू बी एंड सी। इसका कुछ हिस्सा बी हो गया और इसका कुछ हिस्सा सी हो गया। अब जैसे एक बात और कोई पूछ सकता था, क्या किसी ने ये पूछ दिया कि अच्छा बताइए बी और सी जो है वो कितना कितना बन रहा है आफ्टर टाइम टी, देन इट्स वेरी इजी, अभी जो फॉर्मूले पढ़े उससे बता देंगे आंसर। कोई ये कहे कि अच्छा ये बताइए कि बी और सी किस रेशियो में बनेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बी और सी किस रेशियो में बनेंगे सो बताइए। कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि ए से बी के बनने का रेट मीन्स रेट ऑफ दिस फर्स्ट रिएक्शन और रेट ऑफ द सेकेंड रिएक्शन, इनका भी बताइए, क्या कंपैरिजन करिए, इनका रेशियो बताइए, देखिए बताइए कि किसका रेट ज्यादा किसका कम। तो बहुत आसानी से इन सारे छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं बच्चों। देखो एक मैं करके दिखाता हूं। तो इसमें दो छोटी छोटी बातें इस तरह से ध्यान में आती हैं कि अगर कोई कहे कि एट अ गिवन टाइम टी, एट अ गिवन टाइम टी, किसी टाइम टी पर पूछा गया, क्या पूछा गया, किसी दिए हुए टाइम टी पर यह पूछा गया कि पहला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, अच्छा ठीक है, डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। से दिस इज द क्वेश्चन, दोनों का जो रेट है बनने का उसको कंपेयर करिए या उसका रेशियो बताइए, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है, तो अभी हमने सीखा दैट दिस इज K1 इंटू ए और ये है K2 इंटू ए, तो ये तो दोनों में एक ही जैसा है ना बच्चों। तो यहां से रिजल्ट क्या हो गया, K1 बाई K2। मतलब बड़ा सिंपल है कि जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके बनने की रफ्तार ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि रिएक्टेंट तो दोनों के लिए एक ही जैसा है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, तो सारा दारोमदार इस रेट कांस्टेंट का है। ऐसी एक दूसरी बात पूछी जा सकती है, क्या पूछा जाए कि ये बताइए कि जो बी बन रहा है, अमाउंट ऑफ बी formed divided by amount of C formed, divided by amount of C formed, इनकी वैल्यू जरा बताइए क्या होगी। तो आप लिखेंगे BT by CT और
जब इन दोनों का जब ये फॉर्मूला लिखा था तो उसमें भी केवल K1 और K2 का ही तो डिफरेंस है, और तो कोई डिफरेंस है नहीं। तब फिर हम लोग दोनों का आंसर बच्चों सेम ही है। भाई अगर रेट में जो रेशियो है वही रेशियो तो उनके फाइनल प्रोडक्ट में भी आना है, बी और सी में, तो इस बात को भी ध्यान में रखा जा सकता है। तो वैसे तो पैरेलल रिएक्शन का मामला निपट गया, फिर भी चलो एक काम और करते हैं। पैरेलल रिएक्शन में बच्चों कई बार क्या होता है कि एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए एक ड्रामा और किया जाता है। देखो हम लोग भी करके देखते हैं क्या होगा। अब बच्चों ये जो पैरेलल सेटअप हमने देखा, इस पैरेलल सेटअप का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को आप एक स्टैंडर्ड की तरह भी याद रख सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या होगा कि थोड़ा सा परिवर्तन, जो अभी हम लोगों ने एक बेसिक सेटअप देखा उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे? ए की जगह लैम्डा ए कर दिए, ठीक है, और बी की जगह बच्चों म्यू बी कर दिए, और सी की जगह गामा सी कर दिए। एंड दीज लैम्डा, म्यू एंड गामा आर नॉन जीरो एंड ऑल दीज थ्रीज आर सिंपल कॉन्स्टेंट्स। फाइन। ये दो रिएक्शन है जो कि पैरेलली एक साथ चल रही है, दोनों के हमें रेट कांस्टेंट भी दे रखे हैं। अब हमसे पूछा गया कि अच्छा और क्या क्या पता है। t इक्वल टू 0 पर यह जानकारी दी गई है कि हमारे पास ये A0 है, तो t टाइम बाद या आफ्टर t टाइम आपको बताना है कि कितना A बचा, कितना B और कितना C। सो द क्वेश्चन आस्क्ड इज फाइंड AT, BT एंड CT। अच्छा, ये भी बात एकदम तय है कि ये दोनों रिएक्शन ही क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ये भी गिवन है दैट बोथ रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर। तो अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले किए उसी का एक छोटा सा एक्सटेंशन है, जिसमें कि हमने कोफिशिएंट्स को और इन्वॉल्व करके थोड़ा मामला खतरनाक कर दिया है। क्या हम कर पाएंगे इसको सॉल्व? अवश्य कर पाएंगे। देखो कैसे, देखो बच्चों कैसे कर पाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा पुराना एक आर्टिकल है जो हम आपको याद करा देते हैं। क्या आर्टिकल है? जैसे अगर ए की रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं पहले, लैम्डा ए K1 और म्यू बी है, तो आपको याद होगा तो उसको लिखते थे तो इस तरह से पढ़ते थे दैट R इज इक्वल टू RA बाई लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू RB बाई म्यू। R इज इक्वल टू RA बाई लैम्डा इज इक्वल टू RB बाई म्यू। जैसे बच्चों अगर यहां पर लैम्डा और म्यू 1 हो जाता, जो कि अभी थोड़ी देर पहले किए, तो सिंपल क्या हो जाता था, RA और RB दोनों सेम हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब RA और RB की वैल्यू सेम नहीं है ना। चलो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो बच्चों जरा गौर से देखें। अगर बच्चों पहली रिएक्शन को देखें तो क्या लिखेंगे, RA। तो RA क्या है? RA है माइनस DA बाई DT। फाइन। और बच्चों ये जो माइनस DA बाई DT है, ये तो चूंकि RA है, तो RA में हमें लैम्डा से डिवाइड करना होगा, और इसको लिखेंगे हम 1 बाई म्यू, और यहां क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखेंगे DB बाई DT। और अब ये दोनों ही R के इक्वल है, और R तो हमेशा क्या होता है, K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। R हमेशा क्या है, R तो है K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो एक तो ये बात हुई। अच्छा, दूसरी बात, अब दूसरी रिएक्शन के लिए यहां पे चलो 1 लिख देते हैं। अब दूसरी रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे, तो दूसरी रिएक्शन के लिए लिखेंगे 1 बाई लैम्डा माइनस DA बाई DT। अब यहां पर 2 कर दिए। दिस इज इक्वल टू 1 बाई गामा और DC बाई DT।
और ये क्या हो गया, ये हो गया K2A, ये हो गया K2A, क्योंकि ये बच्चों पहली रिएक्शन है तो उसके लिए ये R1 है और ये दूसरी रिएक्शन है उसके लिए ये R2 है। तो R1 इक्वल टू K1 है, इसमें तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है, क्योंकि आप कोफिशिएंट कुछ भी बदलते ना उससे कोई लेना देना नहीं। R1 तो K1A रहना ही रहना है, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसे R2 तो K2A रहना ही रहना है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, आप पावर चेंज कर नहीं सकते, सब कुछ वही है। हाँ बस अब R1 पहले क्या होता था कि R1 RA RB सब बराबर था, क्योंकि कोफिशिएंट सेम थे। नाउ दे आर चेंज, तो उन कोफिशिएंट से डिवीजन हो जाएगा। ओके, तो बच्चों अब ये थोड़ी सी जटिल, थोड़ा सा रास्ता जटिल हो गया अपना, थोड़ा सा कठिनाई हो गई है मामला आगे निपटाने में, लेकिन दरअसल थोड़ा गौर से देखेंगे तो कोई कठिनाई नहीं है। कोई कठिनाई नहीं है। कैसे कठिनाई नहीं है, देखो बताते हैं। तो बच्चों जो पहला रिजल्ट है उसको अगर गौर से देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं -dA/dt 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब यहां पर जो लैम्डा नीचे लिख रहे थे, लैम्डा था ना नीचे, ठीक, तो वो लैम्डा आ जाएगा यहां ऊपर। तो नाउ दिस इज लैम्डा बाई म्यू dB/dt। ओके, और जो दूसरी रिएक्शन है उसमें जो हम -dA/dt लिखेंगे फॉर सेकेंड रिएक्शन, सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई गामा हो जाएगा यहां पर, और हो जाएगा dC/dt। फाइन। अब कोई कहे कि ठीक है सर, अब आप हमें यह बताइए कि ए का जो कंजम्पशन है उसका नेट रेट क्या है, मतलब RA नेट बताइए क्या है। ये क्या देख रहे हो, ये जो लिखा हुआ है ये है आपका RA फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, और ये जो -dA/dt है ये है RA फॉर द सेकेंड रिएक्शन। बच्चों जो पहली रिएक्शन है उस रिएक्शन में भी हमने देखा कि जो 1/λ और -dA/dt, तो इसको लिख पा रहे थे हम लोग K1 और कंसंट्रेशन ऑफ A। तो भाई यहां से जो -dA/dt है 1, -dA/dt 1 है, इसको भी चलो 1 लिख लो, तो ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा इंटू K1 इंटू A। ठीक, और जो दूसरी रिएक्शन है उसमें क्या लिख रहे थे, उसमें लिख रहे थे 1/λ और -dA/dt 2, और वहां से क्या रिजल्ट आ जा रहा था, K2A। तो इस दूसरी रिएक्शन से जो -dA/dt है उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों लैम्डा इंटू K2A। ठीक, तब देखो कितना इजी हो गया। तो अगर कोई कहे कि जो dA/dt -dA/dt इसकी नेट वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, पहले में भी ए का जो कंजम्पशन हो रहा है दूसरे में भी जो कंजम्पशन हो रहा है उसको ऐड कर दीजिए, तो कर देते हैं। तो बस इतना ही सा फर्क आया कि ये हो गया लैम्डा इंटू K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो याद करिए भी थोड़ी देर जस्ट पहले हम लोगों ने जब इसी तरह से रिलेशन लिखा था तो उसमें K की जगह K1 प्लस K2 आ गया था, और अब उसमें एक लैम्डा और मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां से हम, और ये भी जानते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहां से हम AT की वैल्यू यानी कि जो पहला रिजल्ट है वो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, वो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो देखो पहला रिजल्ट क्या हो गया। तो बच्चों यहां से जो AT की अब वैल्यू आनी है तो वो बहुत आसान है, वो आ जाएगी AT इक्वल टू A0 e टू द पावर माइनस KT। तो K की जगह अब
लैम्डा इंटू K1 प्लस K2T है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला रिजल्ट। ये हो गया बच्चों R1 फर्स्ट रिजल्ट फॉर AT। अब AT आ गया तो मामला देखो अब फटाफट निपट जाएगा। क्यों निपट जाएगा फटाफट? देखो हमने पढ़ा, दूसरी रिएक्शन की चर्चा करें तो दूसरी रिएक्शन में पढ़ रहे थे कि जो माइनस dA/dt है ये दरअसल लैम्डा बाई म्यू और क्या हो जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, इसको हटा देते हैं, ऐसे नहीं। दूसरी रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि जो 1/μ dB/dt है तो इसकी वैल्यू थी बच्चों K1A। बस अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे बच्चों सॉल्व करेंगे? देखो dB इधर रह गया, सामने आ गया म्यू K1 और A जो लिखे हो वो लिख दो, A0 e⁻ माइनस लैम्डा K1 प्लस K2T। ये हिस्सा जो है वो तुम्हारा A को रिप्रेजेंट कर रहा है या AT को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन, म्यू आ ही गया, रह गया dt, तो dt को भी लगा दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम आसानी से, 0 से bt में और 0 से t में। तो जब इंटीग्रेट करेंगे प्यारे बच्चों तो ये तो bt ही रह जाएगा। सामने जरा देख लेते हैं। तो इसका जब इंटीग्रेशन हो गया तो जो कांस्टेंट्स हैं, मीन्स म्यू है, फिर K1 है, फिर A0 है, तो बाहर ही आ जाएगा। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास बच्चों ये कोफिशिएंट जो भी होता है वो बाहर आ जाता है, मीन्स माइनस लैम्डा डिवीजन में। ये इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स है, व्हेन यू विल लर्न यू विल सी। तो ये हो गया और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस लैम्डा K1 प्लस K2T। जो बच्चे बायो स्ट्रीम से हैं, जिन्हें इंटीग्रेशन में उतना इंटरेस्ट नहीं है, वो इस समय अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे तो आप उसको लिख लीजिए। तो अब हमें क्या करना होगा बच्चों, इसमें वैल्यूज रखनी होंगी, एक बार t और एक बार 0। 0 रखेंगे तो e⁻0 1 ही हो जाना है। बाहर का ये जो माइनस है तो इससे फाइनली जो उत्तर लिखेंगे, मैं पूरा पेज स्क्रॉल नहीं कर रहा हूं, तो यहां से बच्चों जो bt की वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज हाउ मच, वो हो जा रही है, थोड़ा सा हम इसको अच्छा स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको चीजें बहुत ही आसानी से याद हो जाएं। तो ये चीज तो कॉमन है, वेरी गुड। जो K1 प्लस K2 था उसकी जगह आ गया लैम्डा इंटू K1 प्लस K2, बहुत सुंदर। और बच्चों यहां हो गया म्यू, अच्छा ठीक है, और म्यू के साथ हो गया, या एक काम करें कि यहां पे ही म्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो कैसा रहे, देखो देखो थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लिख देते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। पहली रिएक्शन की बात हो रही है तो म्यू को चलो सबसे पहले लिख लो, ठीक है, क्योंकि वहां कोफिशिएंट म्यू था। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद K1, ठीक है, और फिर लैम्डा K1 प्लस K2, ये भी बढ़िया हो गया। फिर A0 भी बढ़िया हो गया। और यहां से रिजल्ट आएगा 1 माइनस e⁻ माइनस लैम्डा K1 प्लस K2T। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया रिजल्ट। हम जैसा चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही, बहुत आसानी से निपट गया ये मामला। कैसे? तो ये हो गया BT। अब देखो इसका भाई है CT, देखो BT को देख के CT आराम से लिख देंगे। कैसे? जैसे BT का प्रोसेस किया वैसे सेम प्रोसेस CT का हो जाएगा। देखो क्या, गौर से कर देखें बच्चों, CT मतलब तीसरी रिएक्शन। तो तीसरे रिएक्शन में गामा था कोफिशिएंट, यहां म्यू था तो गामा बाहर आ गया, ठीक है। K1 और K1 के नीचे K नेट मतलब लैम्डा K1 प्लस K2,
जैसा था वो तो वैसे ही रहेगा, ए नॉट भी जैसा है वैसे ही रहेगा, और यहां हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के नॉट, सॉरी के नेट मतलब लैम्डा k1 प्लस k2 और t। वाह, ये तो गजब हो गया भाई। वहां k2 होगा। एक थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई, ये k2 है दूसरी रिएक्शन में, ये k2 है, ठीक। तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट हो गया, ये याद करने में भी आसान। अब ये तो बहुत ही बढ़िया जनरलाइज्ड पैटर्न हो गया हमारे पास पैरेलल रिएक्शन का। ये हमारे पास बच्चों पैरेलल रिएक्शन का बहुत ही सुंदर जनरलाइज्ड पैटर्न हो गया ये। और हम इस पैटर्न में अगर लैम्डा, म्यू और गामा को 1 रखें तो जो बेसिक एलिमेंट्री रिजल्ट्स आ रहे थे, जो हमने सबसे शुरुआत में बातचीत करी थी, वही रिजल्ट्स आने चाहिए। तो ये प्रूव होगा कि हमने जो भी कार्यक्रम अभी किया है वो सर्वथा उचित और सही है। तो अगर लैम्डा, म्यू और गामा को आप 1 रखें तो आपको एग्जैक्टली वही रिजल्ट मिल जाएंगे बच्चों जो अभी हमें शुरुआत में मिले थे। सो दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R1, R2 एंड दिस इज योर R1। तो ये हो गए आपके AT, BT, CT। तो AT में क्या था, AT भी चलो यहीं पे लिख देते हैं तो थोड़ा समराइज करने में इजी रहेगा। AT है भाई A नॉट और e टू द पावर माइनस लैम्डा k1 प्लस k2t, ये है अपना AT। और BT और CT में जो पहले रिजल्ट्स थे, तो AT तो आता ही था, यानी इतना पार्ट मतलब A नॉट और 1 माइनस AT नहीं, A नॉट माइनस AT है ना, ये पार्ट क्या है, A नॉट माइनस AT है। तो ये तो आना ही है, ये तो जब बेसिक वाला किए थे तो भी देखे थे कि इतना हिस्सा तो आ ही रहा था। बस वहां पे क्या था, ये लैम्डा नहीं था बच्चों, तो लैम्डा नहीं था क्योंकि वहां पर कोफिशिएंट 1 था, केवल माइनस k1 प्लस k2t था। तो इतना पार्ट तो यहां भी आ गया, ये हिस्सा तो यहां भी आ गया। उसके बाद और क्या क्या आता था बच्चों, उसके बाद ये पार्ट आता था, अगर आपको याद हो, k1 बाई k1 प्लस k2। अब यहां पर k1 प्लस k2 तो होगा ही नहीं, क्योंकि अब जो नेट है आपका, जो आपका नेट k है वो तो लैम्डा के साथ है, तो लैम्डा के साथ आएगा। बस इंक्रीमेंट क्या हुआ, एडिशनल टर्म क्या आ गया, ये म्यू, और यहां पर ये गामा। इसको आप याद रखिए। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि के नेट जो होगा, मैं बार बार के नेट बोल रहा हूं, के नेट, तो वो अब k1 प्लस k2 ना होके लैम्डा इंटू k1 प्लस k2 हो जाएगा फॉर दिस रिएक्शन। तो नीचे भी वही चेंज हो जाएंगे, बाद बाकी सब वैसे ही है, म्यू और गामा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इन 3 रिजल्ट्स का यूज करके, दिस इज योर R3 नॉट R1, दिस इज योर R1, ये बच्चों अपना R1 है। तो इन 3 रिजल्ट्स को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पैरेलल सेटअप में किसी भी कोफिशिएंट का कुछ भी पूछ दिया जाए, नाउ यू कैन आंसर वेरी इजीली। सो विद दिस पैरेलल kinetics is over. Thank you very much.